कि सरकार साथ दे तो सब कुछ संभव है। और नवीन जी, प्रदीप जी, आप सभी जानते हैं सही तरीके से। और मंत्री जी, आज जिस तरीके से इस चर्चा में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, क्योंकि उद्योगपतियों से सीधे रूबरू हुए। और प्रदीप जी, आपने पहले भी कहा था, मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि जी। सरकार साथ में होनी चाहिए चर्चा में। आज सरकार साथ बैठी है, क्या कहेंगे खुलकर भी बोल सकते हैं और मंत्री जी बेबाकी से जवाब भी देंगे। और आपके मन में ऐसे कौन से सवाल हैं जो आज भी इनके जवाब आपको नहीं मिल पाए हैं? सरकार से कोई शिकायत है या फिर लग रहा है कि नहीं, सरकार बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और हमें भी लेकर साथ चल रही है? देखो, सबसे पहले तो आपकी इसी बात का रेफरेंस लो कि आपने मंत्री जी को साथ बिठाया, तो इससे ज़्यादा बड़ी भाईबंदी नहीं हो सकती। मैं हमेशा आपको शिकायत करता था कि कोई मंच ऐसा शेयर करा जाए जहां अपने मन की बात या जो प्रॉब्लम आती हैं वो साथ रखी जा सकें। मेरा काम स्कूल और कॉलेजेस का है, फील्ड का है। मंत्री जी जिस हलके से आते हैं, नारनौल से, इनके हलके में 3-4 बड़ी संस्थाएं खूब अच्छा नाम कर रही हैं, बच्चे खूब टॉप कर रहे हैं। इस बार जो लड़की है तनिष्का, वो भी मतलब यादव कम्युनिटी से, प्राइवेट स्कूल से ही वो नीट की टॉपर रही है, इनके हलके से रही है। तो मेरे ख्याल से जितना करीबी अपने हलके से, नारनौल से, ये शिक्षा के क्षेत्र को देखते हैं जहाँ बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसी तरीके से अभी ये जब पहले मंच पे थे तब कह रहे थे कि भाई जो स्कूल के मर्जर की बात हो रही थी, तो पुराने टाइम से, पुरानी जो सरकारों की बात ना करके, पुराने टाइम से कमल जी को एडिड स्कूल होते थे कि जहाँ कुछ, जैसे अब पीपीपी मॉडल आया, ट्रिपल पी मॉडल आया, उसी तरीके से प्राइवेट एडिड स्कूल होते थे। जिस इलाके में मैं हूँ, पटौदी, पटौदा में, पटौदी में आज भी एमएलए सीनियर सेकेंडरी के नाम से एक एडिड स्कूल है। तो जहाँ सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाली है 2025 में, जहाँ और बहुत सारी चीज़ें, जो तबका पढ़ाई से वंचित रह गया था, मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट ये है कि प्राइवेट स्कूलों में भी जहाँ लाइब्रेरी की बात आती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात आती हैं, और क्यों ना कुछ जो स्कूल जहां बच्चे कम रह गए हैं या टीचर 1-2 ही हैं या जिनकी इमारत जर्जर है, तो मर्जर के साथ साथ क्यों ना उस इलाके में यदि कुछ संभ्रांत या कुछ कैपेबल संस्थाएं हैं एजुकेशन की, तो क्यों ना उन सोसाइटीज़ के नाम उन स्कूलों को लगा दिया जाए, उन बच्चों को लगा दिया जाए, रादर दैन के एक रूल, जैसे सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि 134A को रद्द कर दिया, क्योंकि 134A में धांधलियाँ बढ़ गई थी। अब सरकार बढ़िया कानून लाई, आरटीई का, राइट टू एजुकेशन का, उसमें बहुत सारे नियमों में चेंज हुआ है, तो नो डाउट राहत मिल गई है प्राइवेट स्कूल वालों को। कोरोना काल की बात दूसरे मंच पे करेंगे, बट मंत्री जी से जो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि क्यों ना कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप, जैसे सरकार अब 1100 रुपए देगी प्राइवेट स्कूल को, 1100 की राशि थोड़ी बढ़ा दी जाए आज के टाइम में महंगाई से। जितनी बसों की EMI जो है, कंस्ट्रक्शन लोन की EMI, जैसी बहुत सारी चीज़ों से प्राइवेट स्कूल संस्थाएं, प्राइवेट कॉलेज जूझते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जब डाटा निकलता है, चाहे दिल्ली बेस्ड सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि हमने ये कर दिया एजुकेशन में, बिल्डिंग के नाम पर रिजल्ट कहीं नजर नहीं आता। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे था कि 83% प्रिंसिपल्स दिल्ली के स्कूलों में हैं ही नहीं। तो जब प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो एक दिन भी पीरियड खाली नहीं जाने देते, एक दिन भी स्कूल बगैर प्रिंसिपल के या बगैर वाइस प्रिंसिपल के नहीं चलता, तो कुछ एड, जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे, कुछ एडमिन ब्लॉक बनवा दिए जाएं, चाहे वो इस तरीके से बनवा दिए जाएं, कुछ बजट स्कूल हैं जो कॉप अप नहीं कर पा रहे, वो बच्चों को बहुत बढ़िया निखारेंगे, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस, चाहे कुछ और दें। मंत्री जी, आपका जवाब हम जानना चाहते हैं, जो सवाल पूछे प्रदीप कौशिक जी ने। देखिए, जहाँ तक स्कूल बंद करने की जो बात कही जा रही है, वो जिन स्कूलों में बच्चे बहुत कम रह गए, हमने केवल उन स्कूलों को एक दूसरे के अंदर मर्ज किया है। और ये ठीक कह रहे हैं कि हमने कुछ स्कॉलरशिप फिक्स किया है कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कोई करेगा तो उस बच्चे की इतनी फीस हम सरकार की तरफ से उस स्कूल को देंगे। तो ये जो 1100 रुपया किया है या जो कुछ किया है, ये बहुत से स्कूलों के संचालकों से, उनके प्रबंध कमेटियों से बात करके हमने तय किया है। और अगर इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ी या ये इसमें कहीं इम्बैलेंस है, तो उसके लिए दोबारा से फिर मीटिंग की जा सकती है स्कूल संचालकों से, संस्थापकों से, कि भाई इसको क्या किया जाना चाहिए। अब तक जो किया है वो हमने उनकी राय से, मैं नहीं कह सकता कि हमने सभी A to Z की, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स से सलाह करके ही हमने ये किया है। और इसमें जैसी समय समय पर जरूरत पड़ी तो उसमें पुनर्विचार हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं।
एक अच्छी बात कही है मंत्री जी आपने कि पुनर्विचार हो सकता है। अगर कोई भी सजेशंस आते हैं उनको वेलकम सरकार करे तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और मंत्री जी ने वही आश्वासन दिया है। इस मंच से उम्मीद करेंगे कि अगर सभी स्कूल संचालकों की एक रायशुमारी हो जाए तो उसके बाद सरकार हो सकता है कि पुनर्विचार करे भी। नवीन जी, आप उद्योगपति हैं और आप एक ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिसका बहुत बड़ा रोल है जनता के बीच भी। और गुरुग्राम में मैं देखता हूं कि पॉल्यूशन को लेकर भी सरकार कई तरह के कदम उठा रही है कि पॉल्यूशन को रोका जा सके। और जब सर्दियां आ जाती हैं, क्योंकि आई चुकी हैं, और ज्यादा फिर सोचा जाता है, फिर ज्यादा सख्ती बढ़ जाती है। और जेनसेट भी अब बंद करने की बात आई, बैन कर दिए गए बिल्कुल। आपको लगता है कि इस तरह से कदम उठाने के बाद जो सरकार कर रही है पॉल्यूशन को वाकई में कम करने में हमें मदद मिल पाएगी, या फिर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, दिखावा है, या इसका कोई विकल्प भी है? अल्टरनेट क्या देखते हैं आप इसका कि पॉल्यूशन गुरुग्राम में कम हो जाए, दिल्ली एनसीआर में कम हो जाए? कमल जी, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार अगर कुछ रेगुलेशन लेके आती है, लाइक जेनसेट को बैन किया है, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जेनसेट बैन हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन बैन हो जाएगी, अल्टरनेट सोल्यूशन भी लेके आती है। मैं जैसे कि अगर जेनसेट को बैन किया तो पैरेलली गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप जेनसेट को गैस में कन्वर्ट करके आप जेनसेट चला सकते हैं, वो अलाउ किया है। और वो एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट भी है। इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए पावर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। और अगर कॉस्ट इफेक्टिव पावर इंडस्ट्री को मिल जाए, इससे अच्छी बड़ी बात हो ही नहीं सकती। हो सकता है ये फोर्सफुली हो सकता है गवर्नमेंट का कि पॉल्यूशन की वजह से जेनसेट को बैन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये उद्योग जगत के लिए एक बेनिफिट भी है कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव पावर भी मिलेगी। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा कि जेनसेट को अब गैस पे कन्वर्ट करके आप चला सकते हैं। और आई थिंक इसकी जो पावर की कॉस्ट आती है 2 से 2.5 रुपये यूनिट आती है, जो कि सोलर पावर से भी सस्ती हो जाती है। और गैस अवेलेबिलिटी आज की डेट में हरियाणा में, इवन गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में तो बहुत अच्छी है। अभी मंत्री जी हमारे साथ हैं, कोई सवाल आप उनसे करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हमने सीधे उद्योगपतियों को सरकार से मिलवा दिया इस मंच के जरिए। आपको सवाल करना चाहते हैं तो मंत्री, जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पॉल्यूशन तेजी से बढ़ने का चांस होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार अपने प्रयत्नरत है और अनेक प्रकार के कानून कि जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा ना बढ़ पाए वो समय समय पर बनते रहे हैं, अमेंडमेंट होती रही हैं। लेकिन ये सारा एक तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी सहयोग सरकार के साथ रहे, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, वो छोटे छोटे लोग को ना देखें। पॉल्यूशन एक का तो ये कारण है, उससे कंट्रोल हो सकता है। जब तक उनका सहयोग भरपूर नहीं होगा सरकार को काफ़ी बाधाएं आती है। जहाँ तक अगली जो बात रही, सरकार बिल्कुल इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम बहुत जल्दी इंडस्ट्रीज़ को सोलर पर, जनरेटर सेट्स को गैस पर, इस पर परिवर्तित करें ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमें मदद मिल सके। और इसमें सरकार बड़ी तेज़ी से विचार कर रही है। चलिए, आपने जवाब खुद ही दे दिया। और नवीन जी, आपका सवाल होगा तो बाद में हम ले लेंगे। प्रदीप वर्मा जी, आप जिस कारोबार से जुड़े हैं उसको लेकर आपके सामने समस्याएं क्या आती हैं? और कोरोना काल के बाद हम कह सकते हैं कि आप उसी पोजीशन में आ गए हैं जो हम पहले पोजीशन में थे। पहले हमारे सामने चुनौतियां तो थी, लेकिन फिर भी कोरोना काल आने से पहले ठीक ठाक था। क्या उसके बाद वो समस्याएं जो आई वो खत्म हो चुकी हैं, फिर से हम पटरी पर लौट आए? गवर्नमेंट्स की जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो देशव्यापी बेसिकली, वो क्षेत्रीय तो चीज़ें हैं ही, लेकिन वो देश को सर्वोपरि रखता है। मैंने देखा है जिसमें से बहुत सारी जो मटेरियल था जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, खासकर पावर सेक्टर से, उसमें बहुत सारा मटेरियल था जो डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर। उस पर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर डेवलप करवाया जिससे कि हमारा इंपोर्ट कम हुआ वहाँ से, चाइना से। तो हमारी डिपेंडेंसी तो चाइना से हमारी ख़त्म हुई कोविड के बाद। वो डेफिनेटली उसकी वजह से कुछ कॉस्ट इफेक्ट आया है, लेकिन जब देश की बात आती है तो थोड़ा कॉस्ट पे हम इतना गौर नहीं करते हैं।
हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो हम गुड़गांव से रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ इंडस्ट्री चलाते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है खासकर मानेसर और नियर बाय गुड़गांव, वो प्रॉब्लम एक तो ये टोल को लेकर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक का भी करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ के नियर बाय जितने भी विलेजेस हैं उन्होंने काफ़ी सरकार को ज्ञापन भी दिया है कि इसको या तो शिफ्ट कराया जाए, इसका कोई सोल्यूशन दिया जाए। उस पर काम भी चल रहा है। अब वो कितनी जल्दी होगा वो तो मंत्री साहब बताएंगे। दूसरा है कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है अभी आज के डेट में, जिससे कि हमारी जो मैन पावर है जो डिफरेंट लोकेशन से आती है उसकी कनेक्टिविटी, खासकर मानेसर से लेकर के जो भी नई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड हो रही हैं आज की डेट में, झज्जर और इवन मानेसर का भी अगला फेस आ रहा है। तो अगर किसी के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो डेफिनेटली कुछ एरियाज तो अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन अभी बहुत सारे जो डीप एरियाज हैं वहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। तो एक मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे लेबर को लेकर आता है यहाँ पे अगर इंडस्ट्री चलाते हैं हम। बाकी पावर सेगमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ 200 गुना अच्छा पावर डेवलपमेंट हुआ है, खासकर इस एरिया में। दूसरा पॉइंट हमारा एक और है कि वो भी सरकार से हमारा पॉइंट है, अगर हम अभी नोएडा से गुड़गांव को कंपेयर करें तो वहां पर क्या करते हैं कि सेक्टर्स को पहले डेवलप करते हैं, फिर हम वहां कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर लोग रहना पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, खासकर जो प्राइवेट जहाँ पे सेक्टर्स बनते हैं। इसके लिए अगर हम थोड़ा कुछ कानून बनाएं कि पहले हम रोड्स को सुचारू रूप से करें, सर्विस रोड्स को प्रॉपर बनाएं, उसके बाद वहाँ पर हम एनओसी वगैरह इशू करें, तो ये जो जल भराव की प्रॉब्लम है या ट्रैफिक की प्रॉब्लम, वो उससे थोड़ा बहुत हमें निजात मिल सकती है। तो टोल की बात यहाँ पर मंत्री जी कर रहे हैं और कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि लेबर की ज़रूरत होती है, बेहतर तरीके से हो तो समय पर भी लेबर आए और उनका भी समय बचे और समय कीमती भी है। और दूसरे उनके मुद्दे भी हैं, गुड़गांव से रिलेटेड है, मानेसर से संबंधित है। और नोएडा से कंपैरिजन कर रहे हैं उद्योगपति कि वहाँ पर तरीके से सब कुछ हुआ, योजना के तहत उन्होंने बसाया, सब कुछ सेक्टर्स काटे, और आज गुड़गांव में क्या वैसा हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं नोएडा से आगे गुड़गांव है? देखिए, पहले तो बात शुरू की इन्होंने कोरोना काल की। कोरोना काल में एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ पूरी दुनिया में मानव जाति के खिलाफ आकर खड़ा हो गया, और कोई भी देश ये समझने में भौचक्का हो गया कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन जहां तक संबंध है हमारे अपने देश का, हमने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप किया, हमने सबसे पहले वैक्सीन की फ्री डोज लोगों में आवंटित करने का काम किया। और जब ये कोरोना आया तो ये ठीक कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम दूसरों पर डिपेंड थे, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था उसके समाधान के लिए। गैस को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास टैंकर नहीं थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास अच्छे बेड नहीं थे, हमारे पास 10-10 हज़ार आदमियों पे एक डॉक्टर नहीं था। लेकिन मैं उसके अंदर धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट का भी कि उन्होंने उस संकट के समय में जो साधन उपलब्ध हो सकते थे उनके द्वारा उन्होंने भी उपलब्ध कराए, और पूरे देश ने डट के उसका मुकाबला किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने चाहे कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ी रातों रात, और उनको इंपोर्ट करके उसका मुकाबला बड़ी तेजी से किया। आगे जहाँ बात आई है कि टोल की, और ये तो टोल को यहाँ से शिफ्ट करने की बात चल रही है, ये कब तक सफल हो पाएगी? मैं समझता हूँ जो एक रोड नया निकल रहा है, ये एयरपोर्ट के पास से आ रहा है ना, द्वारका एक्सप्रेस रोड के कंप्लीट होने के बाद इसका एक समाधान बनेगा, क्योंकि इसका उससे कुछ इंटरलिंक है। तो लेकिन सरकार काफ़ी दिन से इसमें प्रयासरत है कि टोल को इतना सुगम किया जाए ताकि इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में
कर्मचारियों को जाने आने में वहाँ ज़्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े, सामान की ढुलाई हो उसके अंदर ज़्यादा डिले ना हो पाए। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है और सरकार इसमें अपना पूरा प्रयासरत है। कनेक्टिविटी की बात भी है सर, कनेक्टिविटी हो बेहतर जगह, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट बेहतर हो। कनेक्टिविटी का ही तो जो द्वारका एक्सप्रेस है और साइड के हमने रोड निकाले हैं और ये कनेक्टिविटी को डेवलप करने का पूरा कार्य चल रहा है। कई योजनाएं उनके ऊपर कार्य शुरू हो गया है, तो मैं समझता हूँ जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। जो नोएडा से कंपैरिजन होने की बात हुई उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि यहाँ क्या होता है कि पहले लोग बस जाते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट की बात आती है, फिर सड़कें बनने की बात आती है। क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो? गुड़गांव के अंदर जल भराव की एक प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ कि इसका एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से यहाँ डेवलप हुआ, रेजिडेंशियल सेक्टर भी बहुत तेजी से डेवलप हुए और उस तेजी से डेवलप होने में हमने आगे और पीछे का ध्यान नहीं रखा कि पानी की निकासी किधर हो सकती है और किधर नहीं। लेकिन अब इसके ऊपर बड़ी गहनता से विचार हो रहा है, चाहे कहीं उसको अंडरग्राउंड करके निकालना पड़े, चाहे कहीं उसको अपलिफ्ट करके निकालना पड़े, हम उस सारे की योजना बना रहे हैं। प्रदीप जी, शिक्षा को लेकर हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया है, आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल संचालक हैं। क्या उतना सहयोग सरकार का मिल पा रहा है? आपने स्कूल के मर्जर की बात की, उसको लेकर भी सरकार ने जवाब दिए और मंत्री जी ने भी जवाब दिया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार वाकई में उतने बेहतरीन तरीके से काम कर रही है? आपने एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, जब वो लागू हो जाएगी क्या हमें बहुत मदद मिलेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा भी आगे बढ़े, अव्वल रहे सबसे? जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है जो 2025 में आएगी, तो उसकी जितनी गाइडलाइंस आई हैं तो वो नो डाउट पढ़ने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं कि यदि जैसे किसी ने 1 साल पढ़ा है तो अब तक ये होता था कि उसने बीए 1 साल करके छोड़ दिया तो उसको कुछ नहीं मिला। अब सरकार कह रही है कि बीए किया तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट देगी, 2 साल किया करके छोड़ दिया तो डिप्लोमा देगी और 3 साल पूरे किए तो पूरी डिग्री देगी। मेरे ख्याल में इससे बढ़िया वेलकम स्टेप नहीं हो सकता। किसी भी कारण से यदि कोई आदमी 1 साल पढ़ के छोड़ गया तो उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। तो जो 2025 में एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो अच्छी बातें हैं उनकी नो डाउट मैं आपको हर बार कहता हूँ, हर मंच से तालियां बजाई जानी चाहिए। पर जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो जनरेटर की बात है या सोलर पावर प्लांट की बात करें, या फिर से जो मंत्री जी कह रहे थे कि भाई जो स्कूल के प्रतिनिधि हैं उनसे मिल बैठ के बातें होती हैं, सारी चीज़ें, इनमें एक जो आज आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, मेरे ख्याल से स्कूलों की भी कैटेगरी होनी चाहिए। अब जैसे एक टाइटन वॉच की बात करें, यदि उसका मॉल में भी शोरूम है और सदर बाजार में भी शोरूम है तो घड़ी की कीमत सेम रहती है। पर यदि स्कूल गांव में है, नारनौल से चल के, महेंद्रगढ़ से चल के चंडीगढ़ चले जाओ या गुड़गांव में बैठ के बात कर लो, स्कूल गली में है, चाहे फिर वो बहुत बड़े स्टार स्कूल हैं, सीबीएसई का करिकुलम सेम रहता है। आप चाहे उसे रूरल की 800 रुपये फीस लेके पढ़ा लो, चाहे 18,000 रुपये फीस लेके आप किसी बड़े शहर में पढ़ा लो। तो क्यों ना जो बजट स्कूल हैं जिनकी बार बार शिक्षा में अव्वल योगदान रहता है, जिनके बच्चे टॉप करते हैं हमेशा ही, जैसे मैंने अभी मंत्री जी के क्षेत्र की बात करी, बच्चा टॉप किया, क्या उस बच्चे को सरकार स्कॉलरशिप दे रही है? क्या इसी तरीके से जो ट्रेंडिंग है कि यदि सोलर पावर सिस्टम जिस पर इतनी लंबी लंबी सब्सिडी की वेटिंग है, एक आंकड़े के अनुसार मेरे ख्याल में 2000 करोड़ से ऊपर तो सोलर पावर की सब्सिडी की वेटिंग है, तो वो क्या स्कूल वालों को पहले मिल सकती है? जो बजट स्कूल हैं कि जैसे पॉल्यूशन हो ही ना, आप सोलर पावर के हिसाब से यदि आप एक 10 किलोवाट का प्लांट भी किसी स्कूल को सब्सिडाइज दे रहे हो, मैं फ्री की तो बात ही नहीं कर रहा, फ्री बीज की बात ही नहीं हो रही, जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं या बसों की EMIs हैं या फिर बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात है, मंत्री जी मेरे ख्याल में राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। ये वो लोग हैं प्राइवेट स्कूल वाले, चाहे जनगणना हो, चाहे मतगणना हो, चाहे कोई और काम कराना हो, सरकार सबसे पहले स्कूल वालों को आगे करती है। स्कूल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और हर चीज में बढ़ चढ़ के कोरोना काल से लेकर अब तक स्कूल वाले साथ खड़े थे। मंत्री जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, शिक्षा के जितने लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो हमेशा सरकार के साथ रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाने के क्रम में जो चीज़ सरकार दे सकती है वो बाकी जगह से नहीं मिल सकती। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें सब्सिडाइज रेट पे, और जो बच्चे अच्छा करते हैं या जो स्कूल उस लिस्ट में आते हैं उनका तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए। मंत्री जी,
बिल्कुल ठीक कहा है कि शिक्षण संस्थाएं जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना हो, सरकारी कार्यक्रम को, स्कीमों को आम आदमी तक पहुंचाना हो, तो उसमें स्कूली संस्थाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि वो नीचे तक उनके विद्यार्थी, उनके अभिभावक, उन तक बात पहुंचाने में एक सुविधा और सरलता हो जाती है। और अगली बात जो आपने चिंता की कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सोलर में प्राथमिकता, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है कि सोलर सिस्टम हम सबसे पहले स्कूलों को, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो संस्थाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कोई सब सेंटर है उनके, चाहे मेडिकल कॉलेज हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज, इनके अंदर हम अगर इंडस्ट्रीज के अंदर हम सोलर को जितना जल्दी और जितना तेज़ी से उनकी आवश्यकता पूर्ति करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पॉल्यूशन जो एक जिसके बारे में सारी दुनिया चिंतित है, उस पर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे। और सरकार की ये नीति है कि इन तीनों सेक्टरों में प्राथमिकता के आधार पर, सेक्टर और भी हैं जिनमें हम प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं, किसान को भी हम प्राथमिकता के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों सेक्टर हमारे लिए पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और देश की तरक्की जल्दी हो उस दृष्टि से ये हमारे विचाराधीन है और सरकार इनको तेजी से और प्रायोरिटी पर सोलर की सुविधाएं देगी। सोलर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, नवीन जी आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, और क्या वाकई में हमें जिस तरीके से बढ़ना चाहिए आगे और जिस दिशा में और जिस गति से बढ़ रहे हैं वो हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत पहले बात भी होती थी और जब पॉल्यूशन की बात होती है फिर सोलर सिस्टम की बात होती है। सरकार उद्योगपतियों से समन्वय सही तरीके से बिठाकर, कोऑर्डिनेशन सही तरीके से बिठाकर इस दिशा में बहुत तेज से आगे बढ़ सकती है, और क्या ऐसा हो भी रहा है? आज के डेट में अगर हम बात करें सोलर पावर की, तो सोलर पावर की अवेलेबिलिटी अगर हम देखें कि जितनी रिक्वायरमेंट है सोलर पावर की, जितने होना चाहिए इंडस्ट्रीज में, मैक्सिमम 5% से भी नीचे है आज की डेट में। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा, जिस तरीके से इस बारी मोदी जी ने अभी अनाउंस किया था कि इसमें PLI स्कीम लेके आए हैं, इस तरीके कुछ स्कीम्स लेके आए तो हर एक उद्योग जगत को, हर एक फैक्ट्री को ये पावर कम प्राइस, ये प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिल सकता है, और कम प्राइस पे मिलेगा तो डेफिनेटली इस उद्योग जगत का ही बेनिफिट होने वाला है। इस तरीके की कुछ स्कीमें गवर्नमेंट को और लानी चाहिए जिससे कि फैक्ट्रीज को वो बेनिफिट मिल सके। प्रदीप वर्मा जी, आपको लगता है इस चीज को लेकर अब मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? अभी चर्चा हो रही थी कि हमें बहुत सी चीज़ों पर चाइना पर आधारित, उनके प्रोडक्ट्स पर हम आधारित थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपको इस मामले में बेहतर जानकारी रहती है, लेकिन अब हम सोलर की बात कर रहे हैं। सोलर के सेक्टर में भी हम चाइना पर आधारित बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है कि चाइना पर आधारित हम ना रह सके, चाइना के माल को रोका जाए और अपने इंडिया के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज जो इस सोलर के अंदर लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्लेट्स हैं, इनको बनाने वाली फैक्ट्रियां इंडिया में लगाई जाए, और उन पर बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है और जल्दी ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे ही हम उनको डेवलप कर पाएंगे उन फैक्ट्रियों को, उनका हमारा देसी प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा, वो सस्ता भी होगा, हमें जल्दी भी मिलेगा, और आपकी जो चिंता है ये भी दूर होगी। प्रदीप वर्मा जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बहुत बात होती है और कई बार राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है, विपक्ष भी सवाल उठाता है, और हमको मालूम है कि उद्योगपतियों के सहयोग के बिना सरकार भी आगे नहीं बढ़ पाती। अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान उद्योगपतियों का होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाकई में बहुत ईजी है हरियाणा में करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो
और इसके अलावा एक लंबी छलांग लगाई थी हरियाणा ने, बहुत पहले की बात है, और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी कई बार जिक्र करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जिक्र करते हैं कि उद्योगपतियों को हमने एक ऐसा वातावरण दिया है जिसके बाद उनको बिजनेस करने में, कारोबार करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। धरातल पर, ग्राउंड पर जाकर हम देखें और एक उद्योगपति के तौर पर आपसे बात करें तो आपको लगता है कि वाकई में आसानी है हरियाणा में बिजनेस करने में, तमाम सुविधाएं आपको मिलती हैं, या फिर अधिकारी आड़े आते हैं, अधिकारियों के जो नियम है वो आड़े आते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है, सही बताएं तो। अगर हम बात करें ना केवल हरियाणा, यूपी, गुजरात, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ भी अभी बीजेपी रूल पार्टीज हैं जहाँ, वहाँ पे सभी जगह चीज़ें इम्प्रूव तो हुई हैं काफ़ी हद तक, और लोग इंडस्ट्री लगाना भी चाहते हैं। या देखिए, लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हर जगह की, और उनको इम्प्रूव करने के लिए लोकल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें पहले भी अभी डिस्कस हुई, यहाँ करप्शन को लेकर हुई, ये चीज़ें अंदर से होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, पॉलिसीज़ उनको कंट्रोल करता है, जरूर कंट्रोल हुआ भी है काफ़ी हद तक, ठीक है। और इसको जीरो करना तो पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है किसी सिस्टम के थ्रू, बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये हमारी सबकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें गलती जो काम करवाने वाला उसकी भी रहती है, उसको जल्दी चाहिए तो वो किसी ना किसी तरह करता है गलत काम, जो कि गलत है, उसमें सरकार का कोई रोल है नहीं। रही बात बिजनेस करना, हरियाणा में ऑफ कोर्स बहुत बेटर रहा है, और इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, चूँकि ये एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, बिल्कुल दिल्ली के पास है, सारे ऑफिसेज यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो इंडस्ट्री चलाना हरियाणा में बाकी स्टेट से वाकई में अच्छा है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, ये वाकई में बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, जो खासकर एमएसएमई जो सेक्टर होता है, वो किसी भी देश में सबसे ज़्यादा जो जॉब डेवलपमेंट करता है वो एमएसएमई सेक्टर है, और उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी करती भी है। बस मेरा एक जरूर कहना है सरकार से कि इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इनको हम टुकड़ों में कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि हम एमएसएमई के लिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं होता है, जो स्मॉल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग। सिंगल विंडो से काम होता है जो दावा किया जाता है? सिंगल विंडो से 80% तक तो काम हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लूप होल हैं उसमें, जिसमें अभी भी पेपर वर्क को हमें मूव करना ही पड़ता है, और जहाँ पर पेपर मूव होता है वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस में थोड़ा देरी होती है। बट ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर 80% मूवमेंट इतना 2, 3, 4, 5 सालों में हुआ है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कदम है सिंगल विंडो के थ्रू जो हुआ है। तो 20% जो मंत्री जी दिक्कतें, परेशानी है, उसको हल कैसे किया जाए? अभी जो बात बता रहे थे कि सेंटर और स्टेट दोनों की पॉलिसी मिलकर ये पॉलिसियां बनती हैं, और फिलहाल केंद्र सरकार भी इस बात के लिए बड़ी तत्पर है, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत तत्पर है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे एक सिंगल विंडो, इस प्रकार की हमने अनेकों स्कीमें चलाई हैं, लेकिन उसके सब के बावजूद इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़कर कार्य करने में, अपने काम को सुचारू रूप से चलाने में अनेकों प्रकार की ऐसी दिक्कतें हैं कि हमारे पुराने रूल, हमारे नियम वो काफ़ी पुराने समय से, उस समय वो फिजिबल होंगे और थे, आज के दिन वो फिजिबल नहीं, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो वेस्ट है, वो हमारे लिए बाधा है। और जब इस प्रकार का कानून होता है तो उससे भ्रष्टाचार भी उपजता है, कोई उसका सहारा लेकर कहीं ब्लैकमेल करने के चक्कर में पड़ जाता है। मैं आज इस मंच से बताता हूं कि आने वाले बजट सेशन में केंद्र सरकार अनेकों इस प्रकार के पुराने ढर्रे के जो कानून थे, जो आम आदमी को परेशानी का कारण बनते हैं, उनको चेंज करने की या उनमें अमेंडमेंट करने की, उनमें सुधार लाने की, जिसको ख़त्म करना उसको ख़त्म करने की बहुत बड़ी तादाद में, एक दो का नहीं, बहुत बड़ी तादाद में लाने जा रही है। और जल्दी ही इन बातों का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बड़े सतर्क और सचेत हैं कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ को तेज़ी से बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री ही किसी स्टेट का, किसी इलाके का, किसी देश का
उसकी डेवलपमेंट का एक आधार बनता है। और ये आपको अभी मैं गुड़गांव की बात करूं, हरियाणा प्रदेश की बात करूं, इंडस्ट्री से संबंधित हमारे भाई बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि पिछली आज से 5 साल पहले बिजली के मामले में क्या हालात थी और आज आप क्या महसूस करते हैं? आज से 5 साल पहले किसी इंडस्ट्री के कोई फाइल को, बात को आगे मूव करने में आज हमने सिंगल विंडो दी है। भले ही उसके अंदर 10-20% कोई कमी रह जाती हो, लेकिन उसको एक सुविधा देने का प्रयास किया और अनेकों बातें इस प्रकार की। तो हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, हमारी सरकार एकदम प्रयासरत है कि इंडस्ट्रीज को आगे प्रमोट करने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। प्रदीप जी, बहुत बड़ी बातें कही है मंत्री जी ने, और वाकई में तालियां होनी चाहिए जब सरकार खुद एक मंच पर हो, उद्योगपति सामने हो और बेबाकी से बातें हो, और जो पॉलिसीज है वो बनने जा रही है। मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी कॉन्फिडेंस है कि केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है। प्रदीप जी, आपकी फील्ड से अलग होकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। है तो कारोबारी, आप भी कारोबार चलाते हैं, आप भी, हालांकि आप सामाजिक सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसी वातावरण की बात करूंगा जो मैंने प्रदीप वर्मा जी से सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ कमियां भी हैं, वैसे सरकार ने पूरा सहयोग दिया, सिंगल विंडो से काम होता है। जब आप भी अपने काम करवाने जाते हैं, स्कूल अगर हमें शिक्षा का मंदिर खोलना होता है, उसमें बच्चे पढ़ने भी आते हैं, फिर उनको भी सुविधाएं देनी होती हैं, फिर आपको भी एक बजट बनाना होता है। आपने जिक्र भी किया था, जो सिस्टम है और जो सरकार है, ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, या सरकार की तरफ से जो निर्देश आते हैं उसी के तहत सिस्टम, आज की तारीख में बात कर रहा हूं मैं पीछे नहीं जाऊंगा, क्या सिस्टम उसी मुताबिक काम कर रहे हैं? क्या अधिकारी उसी मुताबिक काम कर रहे हैं? क्या सरकार के निर्देशों का पालन हो रहा है, या उद्योगपति आज भी तकलीफ में है? इससे पहले कि आप सेशन में सवाल आखिरी ना कर दो, 2 पॉइंट हैं, पहले आपके सवालों का जवाब देता हूं मंत्री जी के आगे। जो ये पहले मंच पे कह रहे थे कि जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है तब से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, नो डाउट, कि जो चीज़ आप ऑनलाइन अपडेट कर रहे हो, पहले जो कागजों में आगे पीछे अपडेट से लेके कुछ भी चेंज कर पाते थे, आज जिस डेट, जिस टाइम, जिस घड़ी में आप चीज़ें लगाते हो, चाहे वो आपके ज़मीन के कागज हैं या एफिलिएशन प्रोसेस के, सारी चीज़ों के, बट स्टिल क्योंकि गुड़गांव से चंडीगढ़ बहुत दूर है इस केस में, और बहुत सारी चीज़ों के केस में आपको एक छोटी से छोटी फाइल, एजुकेशन की भी बात करें तो आपको जाना चंडीगढ़ ही है, चाहे आप 5वीं तक का स्कूल खोलो, मिडिल स्कूल खोलो, या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलो। कुछ चीज़ें तो नो डाउट थोड़ी सी और डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेंगी कि लोगों को ईजिली मुहैया हो जाएं। गुड़गांव के केस में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले 5 एकड़ के नॉर्म्स थे सीबीएसई स्कूल के, 2.5 एकड़ के हुए, 1 एकड़ के हुए, अब बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको घटा के 0.9 कर दिया और डाउन कर दिया। तो मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत पहल भी नहीं हो सकती कि जब जहां शहर संकुचित होता जा रहा है, जमीनें कम होती जा रही हैं, तो कम से कम वो मौका मिले। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूलों की तादाद भी उसे अनुपात में बढ़े। तो कुछ चीजें तो नो डाउट हुई हैं, बट जो आप पूछ रहे थे कि जो जहां सुविधा की बात है वहां अभी भी फाइलें अटकती हैं। दूसरा जो मैं आपको मजाक कर रहा था कि आप सेशन अंत ना कर दो, मंत्री जी से एक खास गुजारिश कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक में हरियाणा के प्लेयर, हम सब हरियाणा से, हमें प्राउड फील होना चाहिए, जब सोना बरस रहा है, नीरज चोपड़ा से लेके बाकी सारे बच्चे यदि प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हैं, तो जो खेल नीति है पिछले 7 या 8 साल से जो बीजेपी सरकार ने कोशिश की है, जो खेल नर्सरी हैं और वो जो स्कूलों को दी गई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। कि क्यों ना, जैसे स्कॉलरशिप की बात मैं बार बार करता हूँ, यदि किसी एक स्कूल का बच्चा मेडल लेके आया है तो क्यों ना उसकी ग्रांट बढ़ा दी जाए कि भाई इसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पे इनको लॉन टेनिस का एक कोर्ट मुहैया करवा दिया जाए सरकार की तरफ से। जब 100 करोड़ का बजट हरियाणा जैसे छोटे स्टेट के लिए निर्धारित हुआ है, 90 करोड़ का, कि वो 1 साल के लिए इस खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, तो वो जो बच्चा आज मेडल जीत रहा है कमल जी, वो पढ़ा तो कहीं ना कहीं पहले उन डेस्क बेंच पे ही है, उन क्लास में ही है। तो स्कूल में जहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त के जितने भी सरकार कोई भी इवेंट कराती है, क्लस्टर के गेम्स कराती है, ब्लॉक स्तर पे गेम कराती है, तो मेहनत तो स्कूल वाले भी कर रहे हैं, उनके जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं वो भी कर रहे हैं। तो जो खेल नर्सरी है और वो जो पैसा है जो खर्च होना है, क्यों ना वो सिस्टमेटिक तरीके से पहले स्कूलों से शुरू हो। मैं स्कूल की वकालत इसलिए नहीं कर रहा कि मैं स्कूल संचालक हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चा होता ही स्कूल में उस टाइम, वो होता ही 5, 6, 7, 8, 10 साल का। जब हम उसके साथ फोटो खिंचाते हैं कि आज नीरज चोपड़ा ने ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो स्कूल में तो पढ़ के गया ही होगा। डायरेक्ट तो जाके, मतलब जेवलिन थ्रो में उसने ना डायमंड ट्रॉफी जीती, ना
गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये सारी चीजें बीजेपी ने बहुत पैसा लगाया है इस सेक्टर में, उसको फर्दर सिस्टमेटिक स्कूलों के जरिए कर दिया जाए कि बच्चा 6 साल का होने के बाद से यदि ब्लॉक स्तर पे इतने सारे मेडल जीतता है तो क्यों ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में ही डेवलप करा दिया जाए, रादर देन कि हम गांव के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे स्टेडियम खोजें कि हाँ इतना बड़ा स्टेडियम होगा, बच्चा वहां जाएगा, फिर से लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ आना जाना, बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर जाती हैं। तो वो चीजें यदि इन हाउस या स्कूल के लेवल पे होनी शुरू हो जाए तो फिर देखो हरियाणा अब भी टॉप कर रहा है मेडल्स में और उसके बाद किसी को जीतने नहीं देगा, गारंटी मंत्री है। जी ये पॉसिबल है, छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी सलाह है और काम तो आपको ही करना है इस पर, लेकिन क्या ये छोटी छोटी बातों से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बड़ा रिजल्ट सामने आ सकता है? हरियाणा सरकार की खेल नीति जो है इस देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है, उसी का रिजल्ट है कि ये मेडल सोना बरस रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। और जो इनका प्रश्न है कि क्यों ना इन नर्सरीज को छोटी छोटी जगह, बिल्कुल ठीक बात है और हमने इसको बिल्कुल नीचे तक पेनिट्रेट करने की कोशिश की है। इस बार भी हमने अनेकों स्कूलों को जिनने ये नर्सरियाँ मांगी, जी जिन स्कूलों ने, हमने स्कूलों में नर्सरियाँ दी हैं, हमने दूसरी प्राइवेट लोगों को भी नर्सरियाँ दी हैं। जो व्यक्ति जहाँ मांगता है और अपनी उस नर्सरी के मुतालिक फैसिलिटी दिखाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है, हम उनको छोटी छोटी जगह पर नर्सरियाँ दे रहे हैं और ये हमारी खेल नीति में है और आगे इसको हम निरंतर रखेंगे। और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार की खेल नर्सरियाँ हर गांव स्तर तक, हर नीचे के स्तर तक जाए। और इस बार हमने एक और वो किया है कि हम कम से कम जहाँ खेल नर्सरी और हम दूसरा और सिस्टम डेवलप नहीं भी कर पाते, स्टेडियम वगैरह, तो हम कम से कम एक एथलेटिक ट्रैक हर गांव में नीचे के स्तर तक बनाएं ताकि बच्चे नीचे के स्तर से अपनी, बाकी कोशिश हमारी चलती रहेगी। हम जिम भी देंगे, हम व्यायामशाला भी डेवलप करेंगे, हम स्टेडियम भी डेवलप करेंगे, नर्सरियां हम हर छोटी छोटी जगह पे देंगे और दी हैं। पिछली 2 साल में हमने बहुत नर्सरियां बहुत नीचे के स्तर तक दी। मंत्री जी मेरा सिर्फ इतना कहना, क्योंकि आपके पास सोशल जस्टिस भी है, कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हो, जैसे ट्रैक बिछाने का काम हो किसी एक स्कूल को दे दिया जाए, पैसा भी उसका ही लगवा दिया जाए, शाम के बेसिक किसी और स्कूल के हों या गांव के, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन से स्कूल, उनको कह दिया जाए कि फलाने स्कूल में हमने ये चीज़ उपलब्ध कराई है तो क्यों ना कंपटीशन वहाँ करवा लिए जाएं। तो मेरे ख्याल से जो अनुदान आप दोगे, जो सहयोग राशि आप दोगे स्कूलों को, वो बेहतर ढंग से यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि वो हम तो लंबे तैयार समय हैं, तक इस बात को कौन मना करता है? ये तो करवानी है आप आइए सामने और हम Delegation आएगा मीटिंग आपका, बुलाते हैं सभी आपके स्कूल संचालक प्राइवेट हैं। स्कूल होल्डर्स की और उसके अंदर ये प्रस्ताव देंगे और आप आगे बढ़कर आना कि भाई मैं बताओ कितने स्कूल, कितने गांवों को गोद लेना है, इस मामले में मैं डेवलप करूंगा। दिलाइए आप उनसे। प्रदीप जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं खुले मंच पर। मैं तो खुद मंत्री जी की सहायता मांग रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ के आने को तैयार हूँ। मंत्री जी आज मंच से यदि मेरे को कहें भाई कल को मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ या इनकी संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं तो तैयार हूँ भाई 2 खेल नर्सरी टाइप जो सामान होता है, भाई क्या स्कूल वालों ने फुटबॉल कोर्ट है या टेनिस कोर्ट है वो बना रखे हैं, तो सुविधाएं क्यों ना वहां डेवलप कर दी जाए। मैं समझता हूँ शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं, चाहे स्टेडियम हो, चाहे स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, चाहे कोई व्यायामशाला हो, ये गांव की निस्बत ज़्यादा है। और आप जब इस तरह सहयोग करने के लिए आगे आते हैं तो आप आइए, हम कल से ही आपको गाँव की लिस्ट देते हैं, आप उनके अंदर सरकार का सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे और आपका नाम करेंगे, आपके बोर्ड लगाएंगे वहाँ कि ये काम फला स्कूल के चेयरपर्सन ने किया है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया सर, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपका नाम। नवीन जी, अब क्योंकि इस चर्चा को विराम देने का समय आ गया था, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी से खुलकर बात करना चाहते हैं या फिर सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस मंच से कर सकते हैं आप।
मैं मंत्री जी से एक ही सवाल करना चाहूँगा। एक्चुअली सवाल नहीं है, ये मदद ही है कि ये जो 5 महीने होते हैं अक्टूबर से फरवरी तक, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से सब कुछ ही बैन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन बैन हो जाती है, पावर सेक्टर बैन हो जाता है। इसका कुछ अल्टरनेट लेके आए जिससे कि हमारे उद्योग जगत को ये हिट नहीं आए। देश को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और यही सेक्टर सबसे बड़ा हिट इसी पे हिट आता है। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बंद हो जाता है इन 5 महीनों के लिए। इसके लिए हमारी सरकार क्या कुछ कड़े कदम उठाने वाली है? देखो, इसके अंदर एक तो दीपावली का त्यौहार देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, वो इसी समय में आता है। और हमारी ट्रेडिशन से, रूढ़िवादिता कहो या बहुत पुराने समय से, इसके ऊपर बारूद के पटाखे छोड़ने का, बारूद के खेलने के आइटम छोड़ने का हमारी प्रथा रही है। लेकिन हमारी सरकार ने आपकी जो चिंता है उस बात को ध्यान में रखकर बारूद के पटाखों पर बैन लगाया है कि बिल्कुल नहीं छुटाए जाएंगे। और ये सारा काम पॉल्यूशन को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज है। पराली को हमने जलाने पर बैन लगाया हरियाणा सरकार ने। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की चिंता है। हम सोलर को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि पॉल्यूशन कहीं कम हो, डीजल की खपत कम हो, गैस पर आना चाहते हैं। और ये, लेकिन ये मैंने कहा कि सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है इसमें। और टोल की जो आप बात कर रहे थे, ये भी उसके अंदर एक कार्ड बनता है कि जब टोल पर बहुत बहुत देर गाड़ियाँ खड़ी रही तो निश्चित रूप से उनका डीजल जो जलेगा वो कहीं। तो सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है और गंभीरता से काम कर रही है। इसके अंदर हमें सबका सहयोग चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी चाहिए, किसान का भी चाहिए, व्यापारी का भी चाहिए। बीजेपी की टैगलाइन याद आ गई, सबका साथ और सबका विकास। सबका विकास। प्रदीप जी, आपका अंतिम सवाल, कोई बात कहना चाहते हैं इस मंच के जरिए? देखिए, मैं तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं इस मंच से सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से जो भी बोलना चाहूँगा आज भी। डेफिनेटली कोई भी स्टेट इंडस्ट्री जहाँ पर अच्छी है वो स्टेट डेफिनेटली वो डेवलप करता है। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने अच्छा किया भी है। अभी प्रॉब्लम आ रही जो पोल्यूशन को लेकर, अभी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हमारे देश का है। ये उद्योग बिहार से लेकर और मानेसर तक काफ़ी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे और उसको मूव भी करा रहे हैं बाहर, चूँकि इंडस्ट्री नहीं हो रही। बस मेरा कंसर्न ये है कि जो भी इंडस्ट्री नई डेवलप हो रही है, चाहे मानेसर फेज़ 4 हो या इधर झज्जर एरिया हो पूरा, जब न्यू आपका रिलायंस इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कराया है गवर्नमेंट ने उधर, बट कनेक्टिविटी जो हुई है लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी भी नहीं है वहाँ के लिए। अगर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो जाए तो ये 20 मिनट है सिर्फ यहाँ से, बट लोग अपनी इंडस्ट्री को वहाँ मूव करना ही नहीं चाहते बिकॉज ऑफ लेबर प्रॉब्लम। और वो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो गया तो ये सारा प्रॉब्लम 80% तो आपका पोल्यूशन इंडस्ट्री और कार से होता है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर सरकार कुछ आगे सोचे और इस पे कदम उठाए अगले 2-3 सालों के लिए तो चीजें सुधर सकती हैं मेरे हिसाब से। मंत्री जी, मैं तो इतना कह सकता हूं कि सरकार इंडस्ट्रीज को कोऑपरेट करने के लिए तत्पर है, तैयार है। ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा किसी जगह विशेष का है तो आप लोग अपना बात रखने के लिए चंडीगढ़ आइए, वहाँ हम इंडस्ट्री विभाग के लोगों को बुलाकर, अधिकारियों को बुलाकर, इंडस्ट्रियल मंत्री से टाइम लेकर संपर्क करके और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद मंत्री जी, मैं अपनी एसोसिएशन के साथ जरूर मिलूंगा इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मंत्री जी आपका शुक्रिया, प्रदीप वर्मा जी आपका शुक्रिया, नवीन कटियार जी, प्रदीप कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सार्थक चर्चा रही है और एक रिजल्ट जरूर निकला है, आपने भी ये देख लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।